नमस्कार, आप देख रहे हैं ई संचार और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। ई संचार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं कोरोना काल में शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार और समाज पर क्या असर पड़ा। कोरोना संकट से देश को बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स अग्रिम मोर्चे पर जो युद्ध लड़ रहे हैं उन योद्धाओं से करेंगे बात। और इस कड़ी में अब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाज सेवी सत्यवान प्रधान, सेवा सुरक्षा एवं सहयोग संस्था रोहतक, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सेवा सुरक्षा सहयोग संस्था की स्थापना 2018 में हुई थी और स्थापना के बाद से ही संस्था लोगों की सेवा में तत्पर है। रोहतक और उसके आसपास के इलाके के लोगों को जब भी संस्था के सहयोग की जरूरत पड़ती है तो संस्था लोगों की सेवा में तैनात रहती है। अगर बात कोरोना की जाए तो कोरोना काल में सेवा सुरक्षा सहयोग संस्था ने बेहतरीन काम किया है। जरूरतमंदों को हर वो सहायता पहुंचाई है जिसकी उन्हें बेहद जरूरत थी। इन सारे अनुभवों और सेवाओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद रहेंगे प्रधान सत्यवान जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और यह समझने का प्रयास, ये कोशिश हमारी होगी कि कोरोना संकट काल से थोड़ा सा पहले इस संस्था की स्थापना होती है और उसके बाद से यह बड़ा संकट देश ने देखा। अब इस संकट काल में बहुत नव निर्मित संस्था ने कितना काम किया, किस तरीके से कारगर तरीके से वो काम करती रही, इस पर बातचीत हम करेंगे। क्योंकि अचानक से किसी संस्था का निर्माण होना, उसके बाद इतनी बड़ी आपदा आ जाना और उसके बाद संस्था इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल लेती है तो ये बड़ी बात है। और इन बातों को लेकर चर्चा हमारे साथ होगी। हम बात करेंगे सत्यवान जी से जो संस्था के प्रधान हैं। रोहतक की बात करेंगे क्योंकि रोहतक में हमने देखा कि कोरोना संकट काल के दौरान किस तरह से गरीब, असहाय, मजलूम लोगों को खाने पीने की दिक्कत आई, दवाओं की परेशानी का सामना करना पड़ा, महिलाओं को समय पर इलाज नहीं मिल रहा था, अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत थी। और ऐसी हालत में, ऐसी परिस्थिति में अगर सबसे ज्यादा बेहतर किसी ने काम किया तो हमारे देश की, हमारे समाज की ऐसी संस्थाएं जो हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहती है किसी भी संकट काल में, उसमें सेवा संस्था सहयोग ने भी बेहतर योगदान दिया है। और इस योगदान को लेकर चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे लोगों को अगर मोटिवेट नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को मंच नहीं दिया जाएगा, ऐसे लोगों को आगे नहीं लाया जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार की परिस्थितियां फिर से घटित होती हैं तो फिर लोगों का मनोबल टूट जाता है। मनोबल ऊंचा रहना चाहिए, मनोबल हाई रहना चाहिए और इस मनोबल को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने इस कार्यक्रम में आज सत्यवान जी को आमंत्रित किया है। सत्यवान जी, प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल तो यही मैं आपसे करना चाहूंगा, 2018 में आप अपनी संस्था सेवा सुरक्षा सहयोग का गठन करते हैं, निर्माण करते हैं और फिर 2019-20 में जो बड़ा संकट देश ने देखा, अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर आई, कैसे आपने उसको संभाला, कैसे झेला और लोगों को कैसे आप उस तूफान से कश्ती को बाहर निकाल कर ले आए जिससे बाहर आना बेहद जरूरी था? सर, ये हमें अपनी संस्था का जो गठन है 2018 में किया था जी। और उसके बाद से लगातार हमारी संस्था लोगों के बीच में है, समाज के बीच में है और लगातार जहां भी लोगों को कोई दिक्कत होती है तो हमारी संस्था के कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं जी। जैसे कोई भी गरीब कन्या है, अगर इस प्रकार का कोई फीस भरने में सक्षम नहीं है तो हमारी संस्था उसकी फीस भरती है। और कोई गरीब ऐसा है, पता चलता भाई ये लाचार है तो उसकी हम मदद करते हैं। और कहीं भी कोई लाचार अगर दिखाई देता, पता कहीं से कॉल आती है तो उसको वहां से ले जा करके और हॉस्पिटल में एडमिट कराते, उसका इलाज कराते और फिर अनाथ आश्रम में जहाँ भी है उसको छोड़ते हैं। और इसी प्रकार जैसे समय के हिसाब से पौधारोपण भी करती है हमारी संस्था। जहां से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, लोगों में कॉल आती है तो हम वहाँ उसकी जा करके हेल्प करते हैं। और इसी प्रकार जैसे अब ये कोरोना का जो ये अपना दौर चला, पहली जो लहर आई उसमें लोग बहुत भयभीत थे और सब लगातार 2 महीने के करीब लॉकडाउन रहा, बाहर कोई नहीं था, सब डरे हुए थे जी। तो हमारी संस्था ने अपना दायित्व को देखते हुए लोगों के बीच में गए, पहले खाना वितरित, जो मजदूर भाई अपने फंसे हुए थे उनके लिए खाने का प्रबंध कराया जी। और जहां जहां उनकी लिस्ट बनाई, कहां कहां पर लोग फंसे हुए हैं उनके लिए डेली सुबह शाम खाना भिजवाना। फिर उसके बाद उनके पास सूखा राशन भिजवाया। सूखा भिजवाने के बाद सब आहिस्ता आहिस्ता फिर टीम ने हमारी ने दौरा किया
तो जहां जहां नाके पे अपने कर्मचारी ड्यूटियों पे थे, पानी के बगैर तिसाए, बहुत बुरा हाल था उनका जी। तो उन सभी के लिए पानी का प्रबंध मैंने एक अपनी गाड़ी लगाई और एक टीम उस गाड़ी के साथ लगा के और चाय, नींबू का पानी, मास्क, सैनिटाइज और पूरे शहर में जहां जहां नाके थे, कर्मचारी थे, कोई बिजली बोर्ड का कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी था, उन सभी के लिए वो गाड़ी एक रात सुबह और एक रात में पूरी टीम हमारी शहर में घूम रही थी। जहां जहां नाके पे जहां भी थे उनको पानी की जरूरत थी, चाय की थी, कोई बगैर मास्क के थे उनको मास्क, स्कूलों में जहां भी वहां किया। उसके बाद फिर जी सैनिटाइज का जब आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तो फिर सैनिटाइज की जरूरत हुई जी। तो कॉलोनियों में जहां जहां शहर में पॉजिटिव केस थे, कंटेनमेंट जोन थी जहां, वहां हर जगह पे अपने ये जीप के पीछे, ट्रैक्टर के पास बड़ी मशीन थी जी। और लगभग 300 फुट के करीब पाइप, वहां पूरे शहर में सैनिटाइज जी। घूम घूम के जहां से कॉल आती वही सैनिटाइज। अगर घर में कोई पॉजिटिव केस मिलता, वहां छोटी मशीनें लाई हुई थी जो पीछे 15 लीटर लगा के, तो हमारी संस्था का जो सदस्य था वो जाता था और वहां करके आता। बिल्कुल इस तरह के सर, काम आपने कदम उठाए जिनसे कहीं ना कहीं कोरोना के इस प्रसार को रोकने में मदद मिली और इसमें बड़ी भूमिका आपके संस्था की रही। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर करना चाहूंगा, जो दूर दराज के इलाके हैं, रोहतक की जैसे बात करें, शहरी क्षेत्र से थोड़ा सा दूर, और संस्था रोहतक में, वहां तक आप लोग कैसे पहुंच बना पाए? क्योंकि गरीब आदमी के लिए, कमजोर आदमी के लिए, मजलूम आदमी के लिए अस्पताल में पहुंचना, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पहुंचना आसान काम नहीं है। वहां तक कैसे आप लोग पहुंच बना पाए? ये जी हमारी लगभग 30-35 आदमियों की टीम हमने शहर में बनाई हुई थी जी। और 3 टीमें बनाई हुई थी। एक टीम थी वो सैनिटाइज के लिए, दूसरी टीम जहां ऑक्सीजन की दूसरी जो लहर आई उसमें ऑक्सीजन की जरूरत थी, जहां से कॉल आई लोग तड़प रहे थे, बहुत बुरा हाल था, शुरुआत में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी, तो वहीं पर रखा सिलेंडर और उसके घर जा करके वही सिलेंडर उसको उपलब्ध कराया जी। और कोई लोग डरे हुए थे, जैसे गांव में था, गांव में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, वहां हमने मशीनें भेजी, जैसे कड़ेली आसपास के गांव है वहां सैनिटाइज, सारे गांव में वहां भी सैनिटाइज हमने करवाई। ठीक। और जैसे सापला तक भी हमने जहां से कॉल आ गई, जैसे थाने चौकी जो भी सरकारी विभाग दफ्तर था, A to Z हमने हर जगह सैनिटाइज करवाई। इस कोरोना संकट में देखा हमने कि बहुत से लोगों की स्थिति बेहद खराब हो गई थी, और ऐसे किस्से सामने आए, कोई साइकिल पर तड़प रहा है, कोई गाड़ी में तड़प रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर तड़प रहा है, ऐसे किस्से बहुत सामने आए। आपके सामने कोई ऐसी घटना जो आपके जहन में हो, जो बताना चाहते हो कि ऐसी परिस्थितियां हो गई थी, लोगों को संभालने वाले लोग नहीं थे, ऐसा कोई प्रसंग आपके इस दौरान कोई जुड़ा हो आपके साथ? ऐसा कई कई परिस्थिति ऐसी आई। एक तो ऐसी थी कि एक लेडीज थी, उसको संभालने वाला कोई था नहीं, उसकी कॉल आई, उसका नंबर मेरा मिल गया, उसने उसको नंबर कहीं से, उसकी कॉल मेरे पास आई जी, सर ऐसे ऐसे मैं परेशान हूँ और मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है। वहां अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन रखवाई, सिलेंडर रखवाया जी, और उसको ले जा करके हम खुद लगा करके आए। फिर बार बार में उसके कॉल करके पूछते कोई दिक्कत, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उससे पूछते रहे और उसको हमने हेल्प करी। और वो बेचारी बहुत ही ज्यादा खुशी, उसको कोई परिवार में कोई संभालने वाला था नहीं, बिल्कुल अकेले थे, और जा करके उसको हमने हेल्प करी, वो सिलेंडर वहां लगा करके आए। ये बहुत से इस प्रकार के और बहुत गांव, कई जगह गांव में भी था, झज्जर तक दूर तक उससे कॉल आती थी, वहां भी हमने जहां कोई इसी पर क्योंकि डरे हुए थे लोग, निकले नहीं बाहर, तो हमारी टीम जाती थी और वही सिलेंडर उसको उपलब्ध करा के आती थी जी। बहुत अहम कदम आप लोग लगातार उठाते रहे, आगे भी इस तरह के कदम आप उठाते रहेंगे। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, पर्यावरण बहुत अहम है और ऐसे संकट काल में पर्यावरण को संरक्षित रखना बेहद जरूरी है। ऑक्सीजन की किल्लत अलग बात है, लेकिन वैसे अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग ज्यादा बीमार होंगे और कोरोना के चलते और ज्यादा ये स्थिति बेकाबू हो सकती है। इसके लिए किस तरह की कोशिशें आपकी तरफ से, संस्था की तरफ से की जा रही हैं सर? सर ये इसके लिए हमारे जैसे बरसात के मौसम में
हम पौधारोपण करते हैं। जी। हमने लगभग 10,000 के करीब पौधे लगा चुकी हमारी बहुत बढ़िया। संस्था। अब बड़ी बड़ी मशीनें ला रखी है गड्ढे खोदने के लिए, और उससे अपने बरसात में जैसे ही बरसात शुरू होती है तो हम शहर में घूम कर जगह देखते हैं, कहीं पार्क है कहीं भी, तो वहां पौधारोपण करवाते हैं। हमारी संस्था पौधे भी लगाती है जी। ये हाँ जी, कई पौधारोपण का हजार कार्यक्रम पौधे हम लगातार चल। लगाते वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर थोड़ी सी और मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा सत्यवान जी। वैक्सीन जो है वो माना जा रहा है कि वो कोरोना की रोकथाम के लिए बेहद कारगर है, मददगार साबित हो सकती है। वैक्सीनेशन ड्राइव सरकार जिस तरह से चला रही है उसमें आप लोगों से अपेक्षा सरकार करती है, और आप लोग भी कहने की आप लोगों से आम आदमी भी अपेक्षा करता है। वो कैसा कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा आप जानकारी दें जरा। ये वैक्सीनेशन का शुरुआत में मार्च में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ। लोग डरे हुए थे, वैक्सीन टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमारे पास आया जिस वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन का कार्यक्रम चलाओ। तो सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टरों की कॉल आई तो हमने प्रचार करवाया, रिकॉर्डिंग कर करके प्रचार करवाया। कॉलोनियों में जहां बैठे हुए थे लोग ताश उनको समझाया कि भाई लंबी बीमारी है, इससे कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है। समझा करके हमने मार्च में कैंप लगवाने शुरू करे हमारी संस्था की तरफ से, और शहर में जगह 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 वैक्सीनेशन के हमने कैंप लगवाए बहुत ज्यादा, कई स्कूलों में, पार्कों में। और इस प्रकार हमारी संस्था ने बहुत सारे वैक्सीन कैंप लगवाए। और अब तो लोग खुद ही आगे आ रहे लगवाने के लिए। उस टाइम तो लोग डरे हुए थे, पता नहीं क्या होगा, लगवाने के लिए तैयार नहीं थे। हमने गाड़ी लगाई प्रचार के लिए, घूम घूम के कॉलोनियों में हम खुद भी घूमे, लोग जहाँ 2-4 बैठे मिलते उनको समझाया, और भाई कुछ नहीं होता। हमने भी टीका लगवा लिया, और उनको सबसे पहले टीका अपनी संस्था से मैंने लगवाया, और लगवा के लोगों को संदेश दिया कि भाई इससे कुछ नहीं होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री ने लगवा लिया, बड़े बड़े लीडरों ने लगवा लिया, तो तुम्हारे उनको भी तो डर है, तो वो सब समझा समझू करके, और फिर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अब तो लोगों की भीड़ लग जाती है। और ब्लड कैंप भी लगवाए हैं उसी टाइम कोरोना काल में। तो इस प्रकार की वैक्सीनेशन का, ब्लड के, ये हमारी संस्था है, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाती रहती है। इस तरह के कार्यक्रम लगातार चलते रहते, सरकार के सहयोग की अपेक्षा की जाती है। अगर मैं हरियाणा सरकार की बात करूं तो उसका आप लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है? क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है, और उसमें समाज, सामाजिक संस्थाएं और सरकार और स्थानीय प्रशासन, इस सबका मिलकर साझा प्रयास होना चाहिए। यहां से आप लोगों को कितनी अपेक्षाएं और कितना योगदान आपको मिल रहा है? सरकार की तरफ से पूरा योगदान मिल रहा है, और जब भी हमारे को जरूरत होती है, कई बार ऐसा हुआ बेड नहीं थे और मरीज परेशान थे, तो हमने सरकार का सहयोग लिया, उनको कहा तो उन्होंने तुरंत हमारी हेल्प करी। और जहां भी जरूरत होती है सरकार से पूरा सहयोग मिलता है किसी प्रकार का जी। अगर कोई डॉक्टर की जरूरत होती है तो वो सरकार से सहयोग मिलता है, और टीकाकरण सभी सरकार की तरफ से फ्री है। हमारी संस्था उसमें योगदान करती है, वो सुविधा एडजस्टमेंट करती है, कैंप लगवाती है, और बाकी सरकार की तरफ से वैक्सीन फीवर, ये वैक्सीनेशन फ्री है। ये देख पा रहा हूं, तस्वीरों में देख पा रहा हूं कि मैं सिर्फ जो तस्वीरें में देख पा रहा हूं, तस्वीरों के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि केवल कोरोना वैक्सीन तक ही आप लोग सीमित नहीं है, को आप केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, और भी बहुत से कामकाज आप कर रहे हैं। एक आजकल हम देख पा रहे हैं समाज में देशभक्ति का जज्बा, एक जुनून संस्थाओं में देखा जाता है, और कुछ तस्वीरें आपके ऐसी सामने आई। उन तस्वीरों में हम देख पा रहे थे कि आप जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती, वहां पर भी कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया था, आज भी कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है। ये जो कार्यक्रम है ये किस तरह से आप लोग मैनेज कर पाते हैं, और इसका मोटो क्या है और फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? इसका है जी, अभी पीछे 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती थी जी, तो उन्होंने आजादी में सुभाष चंद्र बोस का बहुत ज्यादा योगदान है। तो इस प्रकार है, तो हमने सोची भाई सुभाष चंद्र बोस जयंती पे अभी सेवानिवृत्त जो भी सैनिक है तो उनको सम्मानित किया जाए जी। तो उनके सुभाष चंद्र बोस जयंती पे हमने कार्यक्रम तय किया जी, और उस पे जो शहीद परिवार है उनको और सेवानिवृत्त सैनिक है जितने, उन सभी को हमने आमंत्रित किया, और उनको हमने बुला करके सम्मानित किया, और भंडारा भी लगाया सुभाष चंद्र बोस जयंती पे। और उन सभी को, लेडीज है और जेंट्स है, उन सभी को
सम्मानित किया। अगर और मैं इसी फ्यूचर की बात आपसे करना चाहूं, संस्था का जो कोई भी संस्था क्यों ना हो, उसका एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने की उसकी कोशिश होती है। आप लोगों का लक्ष्य क्या है इस संकट काल में? तो आप लोग योगदान दे रहे हैं, फ्यूचर में आप लोगों की क्या योजनाएं हैं? आगे भी ऐसे ही हमारा ये लक्ष्य है। समाज में जहां तक कोई भी दुखी नहीं देखना चाहते, जहां तक कोशिश होगी शहर में भाई अपनी टीम को एक राउंड लगाते हैं। ये पीछे कई दिन पहले मैं आ रहा था वहां से, तो स्टेशन के बाहर लोग लेटे हुए थे रात को। तो मैंने देखा भाई सर्दी का टाइम है, तो ये तो परेशान है। तो मैंने अपनी टीम को तैयार किया और कंबल लिए। रात को उनके लिए चाय बिस्कुट और कंबल लेके पहुंची हमारी टीम, और उनको कंबल बांटे और चाय वगैरह। हम जहां जहां घूमते रहते हैं जी, जहां भी रात को सर्दी के समय कई इस प्रकार के लोग मिलते हैं, तो उनको हम सर्दी में कंबल चादर वगैरह बांट करते हैं। ये भी देखा जाता है कि बहुत से लोग, मैं अब थोड़ा सा राजनीति का भी आपसे चर्चा जरूर करना चाहूंगा। समाज सेवी जो लोग होते हैं उनके ऊपर अक्सर देखा जाता है कि सेवा करते करते उन्हीं लोगों का एक दबाव बनना शुरू हो जाता है। आसपास के लोग जो होते हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि समाज की सेवा तो आप कर ही रहे हैं, क्यों ना आप राजनीति में आ जाएं। क्या उसके बारे में आपने कोई प्लानिंग की है क्या, राजनीति में आकर लोगों की सेवा करना, या फिर आपकी नज़र में इससे बढ़िया कोई काम नहीं है? या फिर अगर उस तरीके का दबाव कल को बनता है तो उसके लिए क्या तैयारी आपकी? देखो जी, फिलहाल तो समाज सेवा का ही इरादा है भाई, लोगों की सेवा में हाजिर रहना है। वो तो हम आप भी कराते हैं जी। कई लोगों की कॉल आ जाती है, कहीं हमारा सीवर ब्लॉक हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो उसमें भी हम अधिकारी भी हमारी शर्म करते हैं, क्योंकि समाज पता सामाजिक लोग है ये। तो हम अगर उनको बोलते हैं तो वो तुरंत उसकी समाधान कर देते हैं। जहां भी गलियों में कहीं दिक्कत होती है तो उनको अगर अधिकारी को बोलते हैं तो वो तुरंत उसका कार्रवाई करते हैं और उसका समाधान करते हैं। आपके अपने, हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा था, आपका क्या, कुछ लोगों की होती है इच्छा कि भाई हो सकता है इस काम को करते करते एक और सीढ़ी हम चढ़ लें? ये भी एक सीढ़ी होती है, एक पड़ाव होता है किसी व्यक्ति का। ये तो ऐसा है जी, देखो फिलहाल समाज में लगे हुए हैं, वहां भी अगर कोई ऐसा लोगों का दबाव बना तो हमारा तो मेन मोटिव समाज सेवा का ही रहेगा। ठीक है। अब लोगों को एक मैसेज की बात मैं करूंगा आपसे चलते चलते, एक छोटा सा संदेश जो आप देना चाहें लोगों को, ये बताना चाहें कि संकट काल में कैसे रहें, किस तरह से गाइडलाइन का हमें पालन करना है, और जो आप अपने समाज से, अपने इलाके के लोगों से अपील करना चाहिए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, कोरोना का बहुत ही जबरदस्त दबाव है और बहुत ही खतरा अभी दूर नहीं हुआ है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, अब सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं और सेफ रहें। जी, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, और अपने बचाव रखें और सर्दी में भी थोड़ा अपना सर्दी से भी बचें। यही संदेश है जी, अपना मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंस रखें। चले, बहुत बेहतर सत्यवान जी, आपने इस चर्चा में जुड़कर अपनी बातें रखी, और उम्मीद करते हैं कि आपकी संस्था इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहे, इसी तरह से सेवा भाव बना रहे, और आपको इसी तरह से लोगों का सहयोग मिलता रहे, और ये संस्था और बड़े स्तर पर काम करे, प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर फले फूले। यही उम्मीदों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सत्यवान समाज सेवी से हम बात कर रहे थे, उनकी संस्था लगातार कोरोना संकट की बात हो या फिर और सामाजिक सेवाओं की बात तो लगातार कर रही है, और संकट काल में कोई व्यक्ति उनके पास जाता है, कोई कॉल करता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, और केवल एक जगह के लिए नहीं बल्कि तमाम ऐसी सुविधाएं लगातार संस्था की तरफ से लोगों को दी जा रही हैं। सीवर ब्लॉक की दिक्कत हो, पानी की दिक्कत, बिजली की दिक्कत, या फिर और तमाम तरीके की परेशानी, अस्पतालों में इलाज को लेकर, ये तमाम सेवाएं संस्था की तरफ से लोगों को दी जा रही हैं। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।